वहां में चला जाऊंगा तो सारे क्रिमिनल्स होंगे, अकेला रहूंगा। मेरे पे केस लगा दिया कि मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। ओह माय गॉड। तो अगर वो किसी को छुपता है तो उसमें मेरी क्या गलती? आने वाली 5 तारीख को 30-40 लोग पुलिस वाले अंदर आ गए और 8-10 गाड़ियों के साथ वो आए और अरेस्ट करके, बाकी तो उसके बाद सब लोगों ने टीवी बाकी तो न्यूज़ में वी सॉ एवरीथिंग। हेलो एंड वेलकम टू टीटी वायल। माय नेम इज सिद्धांत वर्मा एंड मेरे साथ है मेरे को होस्ट राहुल। क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक हो? वेलकम टू द शो ब्रदर। सो दिस इज टीटी वायल इज टॉक टू योर लीडर एंड जहाँ पे हम पॉलिटिकल पॉडकास्ट करते हैं विद द लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड। एंड वो लीडर्स जो हो सकते हैं वो आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, बिजनेस से भी कुछ लीडर्स हो सकते हैं, क्रिकेट जगत से भी कुछ लीडर्स हो सकते हैं, और वो किसी भी फील्ड के अपने लीडर्स हो सकते हैं। तो टुडे वी आर डूइंग द पॉडकास्ट। करेक्ट। आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और जो हमारे चैनल पे आज गेस्ट है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। 16 साल की उम्र में जिन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज जिस मुकाम पे वो बैठे हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और जिनके एक ट्वीट से वो हमेशा से सुर्खियों में रहे, चर्चा में रहे। शायद आप गैस कर चुके होंगे, ऑब्वियसली हमारा यूट्यूब आपने वो देख ही लिया होगा। तो Yeah. So today the name of the guest is Mr. Tajinder Bigga. He is the National Secretary of BJP and is in charge of Uttarakhand State. So आज का शो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, फुल ऑफ ह्यूमर, फुल ऑफ लाफ्टर एंड बहुत सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के शो को हम स्टार्ट करते हैं, बट उस शो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। पहले हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट आपने जितने करने हैं करो। हम हर कमेंट का हम खुद ही आपको रिप्लाई देंगे मोस्टली। और आपको कोई भी सवाल हो आपके दिल में जो आप पूछना चाहते हो गेस्ट से नेक्स्ट टाइम, या फिर कोई भी बात आप रेज करने चाहते हो, तो जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट्स, वी विल फोकस ऑन दैट। एंड अभी सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जितना ज्यादा हो सके उतना करते चलो। लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट एंड वेलकम टू टीटी वायल। सो हेलो बग्गा जी, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया, बताइए सर, बड़ा अच्छा लग रहा है। टीटी वायल इज टॉक टू योर लीडर, और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू। जैसा कि हमने देखा है और हमने सुना है कि यू हैव बीन द यंगेस्ट मेंबर ऑफ बीजेपी। यू वर ओनली 16 years old व्हेन यू जॉइंड द पार्टी, आई गेस। यस। और कैसा रहा? मतलब मैं सच में जानना चाहता हूँ जर्नी के बारे में, कि वो जर्नी क्या रही। मतलब आज हम जिस बग्गा जी को देखते हैं, जिनके एक ट्वीट से पूरे इंडिया में हंगामा मच जाता है, और एक ट्वीट से बग्गा जी सुर्खियों में रहते तो वो क्या, मतलब वो जर्नी क्या है? वो फ्रॉम यू स्टार्टेड फ्रॉम द एज 16 एंड देन हाउ इट बिकेम। देखिए, हमारे वहां पे नगर निगम का चुनाव था, शायद 2001 और 2002 की बात है। तो जो हमारे कैंडिडेट थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं 16 साल से कम था, और अब पता नहीं उन्होंने मुझे क्या उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम करो, वो जो रिक्शा नहीं चलता है तो उस पे बैठ जाओ और ये पढ़ते रहना। अच्छा, तो वो चुनावों में जो चलते हैं, अच्छा है ना, तो मुझे 8 पे रिक्शा में बिठा दिया और उस पे बैठ के घूमो सारा दिन, और ये बोलते रहना कि आने वाली 5 तारीख को। तो मैंने वो चुनाव में वही काम किया। ओके। फिर उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, तो बीजेपी यूथ की जो मंडल की टीम होती है उसमें उन्होंने मुझे, जो यूथ होता है, जैसे ही हमारा सबसे ऊपर नेशनल लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, ओके, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, ओके, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के नीचे ब्लॉक लेवल या मंडल लेवल जिसको हम कहते हैं वो होता है। तो ब्लॉक लेवल का, मंडल लेवल का मुझे यूथ विंग का जो मंत्री बनाया मुझे। ओके, ओके, वाओ। तो उसके बाद दिल्ली में सीलिंग चल रही थी, शायद आपको ध्यान होगा, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, दिल्ली में दुकानों को सील किया जा रहा। उस समय में यहाँ चल रहा था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो मेरी ये 16 साल से अप्रॉक्स 2-3 महीने कम थी, और बीजेपी ने उसके खिलाफ एक जेल भरो आंदोलन किया था, जिसमें ये कहा था कि जो भी कार्यकर्ता है, मतलब जो भी लोग हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पूरा हम जाएंगे, उन सील्स को तोड़ेंगे, और वहां पे पुलिस हमें क्योंकि गिरफ्तार करेगी। ओके। केंद्र में भी उनकी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो 3-3 दिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग जेल में रहेंगे, उसके बाद दूसरा जिला जाएगा, तीसरा जाएगा। तो हम भी ऐसे लगभग 300, 250, 350 लोग, अप्रॉक्स 300 होंगे,
हम अरेस्ट हुए नागलोई से। वो उस समय हमारा पंजाब विभाग जिला होता था। और जब हम तिहाड़ में हमें लेके जाया गया, तो उस समय ये होता है कि ना, तिहाड़ में जब आप जाते हो तो आपका पूरा लिखा जाता है कि आपका नाम क्या है, जी। कोई चोट का निशान है, हाइट पूरा कितनी है, बायोडाटा कलर वगैरह क्या है, पूरा सब कुछ भरा जाता है। जी तो उस समय जब मेरी एज पूछी, तो मैंने जब बताया कि 16 साल से कम है, तो उन्होंने कहा जी आपको तुम तिहाड़ में बंद कर ही नहीं सकते, आपको तो जुवेनाइल भेजा जाएगा। एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिलो 18 तो राइट अब मेरा था कि अब मैं क्या करूं, मतलब वहां मैं अकेला रहूंगा, या तो अपने सभी लोग जान पहचान के, तो चाहे जेल में जा भी, आपके सारे लोग अपने हैं, और वहां में चला जाऊंगा तो सारे क्रिमिनल्स होंगे, अकेला रहूंगा। मोस्टली बिल्कुल बिल्कुल तो सुभाष आर्या जी, जो दिल्ली के मेयर रहे, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, वो उस समय हमारे साथ थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको जाके बोला कि भाई साहब ये तो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो करे ओ काके यदि 1 साल उम्र बढ़ा के लिख दे। तो मेरी एज फिर अच्छा 1 साल बढ़ा के लिख दी, वाह ताकि मैं वहां रह सकूं तिहाड़ में। क्या बात है क्या बात है सर बट देखा जाए तो 16 साल की उम्र में जो माइंडसेट होता है जी दिल्ली में आप रहने वाले दिल्ली के आप हरिनगर से बिलोंग करते हैं और उस समय जो 16 साल की उम्र में माइंडसेट ये होता है मोस्टली कि बाइक में घूमना है या कहीं पे जाना है कुछ खाना है तो हाउ कम यू जॉइंड बीजेपी एंड हाउ एंड व्हाई बीजेपी नहीं, शुरू से एक ये था कि देश के लिए कुछ करना है, और 4 साल की उम्र से मैं पिताजी के साथ मैंने आरएसएस की शाखा जाना चालू कर दिया। वाओ वाओ तो एक ये तो था, देश के लिए कुछ करना है। और अगर आपके दिमाग में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, अगर आपके दिमाग में ये है कि आपको देश के लिए करना है, तो आपको एक ही पार्टी नजर आएगी। वाह ट्रू अगर आपको पैसा कमाना है, तो फिर आपके लिए कांग्रेस कह सकते हैं सर ये तो लगा लीजिए ये तो बड़ी ये तो एक हैवी बात हो गई बट जैसा कि हम देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर है। जर्नी आपकी जो रही वो बहुत ही एक अमेजिंग रही आपने ज्वाइन करा उसके बाद इस समय राइट नाउ आप नेशनल सेक्रेटरी हैं जी। ब्लॉक सेक्रेटरी से नेशनल सेक्रेटरी का जो आपने सफ़र करा वो बड़ा इंस्पायरिंग है सबके लिए बट सोशल मीडिया के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसे जो आप कभी कभी ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के साथ साथ अपना आप तो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं जनरली बट वो ओपिनियन एक्सप्रेस एकदम से कंट्रोवर्सी में कैसे तब्दील हो जाता है कंट्रोवर्सी में बदल देते हैं, वो बदलते हैं, हम थोड़ी करते हैं कंट्रोवर्सी में। हम तो देखो, ऐसा है, जो सच होता है वो सच बोलते हैं, जी और अगर सामने वाले को सच चुभता है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर नहीं सकते। सर नहीं आप जैसे ओपिनियन जब आप अपना देते हैं अभी जैसे रिसेंटली क्या हुआ था मैं एक ट्वीट देख रहा था उसके अंदर बारिश का मौसम चल रहा था और तो आपने बगल जी वोट लेके बग्गा जी ने बोट लेके दिल्ली में ही राफ्टिंग शुरू कर दी दैट वाज समथिंग बड़ा नहीं, देखो, इनोवेटिव एंड तो क्रिएटिव वो सच था ना। देखिए, जो केजरीवाल पूरे देश में दिल्ली के मॉडल को बेचता है, हम्म कहता है कि दिल्ली से अच्छा कोई शासन है ही नहीं, एक बारिश के अंदर हम्म पूरी की पूरी दिल्ली अगर नदी में बदल जाती है, तो उस मॉडल को कैसे एक्सपोज किया जाए, वो हमने किया। और बड़े ही इनोवेटिव तरीके से किया बड़ा हाँ, ही तो अगर वो क्रिएटिव किसी को तरीके छुपता है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बिल्कुल तो कुछ बग्गा जी इसमें मैंने देखा है कि आप तो ट्वीट डाल देते हैं पीछे कंट्रोवर्सीज हो रही हैं तो पीछे कंट्रोवर्सी के साथ साथ ये जो क्रिटिसिज्म आता है उसको आप कैसे हैंडल करते हैं आई मीन देखिए, अभी रिसेंटली मैंने एक कांग्रेस लीडर को किसी ने सुनते हुए देखा उसमें कांग्रेस लीडर बोल रहे हैं कि बीजेपी तो जी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है पार्टी ऑफ गूंस ये क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल होता है सर ये क्या फर्क पड़ता है? राघव चड्ढा ने भी बोला Actually, था राघव एक चड्ढा ने- podcast जिसके जिनके पार्टी के नेता है, जी जिनके पिताजी ने 10,000 सिखों का कत्लेआम कराया, जी जिनकी पार्टी ने राम मंदिर से वापस आते हुए 60 कार सेवकों को जिंदा जला दिया हो, जिनकी पार्टी ने हाशिमपुरा देश में किया हो, जिनकी पार्टी ने भागलपुर में दंगे कराए हो, तो उस तरीके से ये तो दंगाइयों की, लुटेरों की पार्टी हो गई। तो ठीक है, जो कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता देखती है कौन क्या है, और उसी के ऊपर वोट देती है। अगर तो कांग्रेस इतनी अच्छी साधु होती, जी तो 40 सीटों पे थोड़ी आ गई होती। बिल्कुल 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 सर लेकिन इस क्रिटिसिज्म को अगर हम कहें एक दूसरे लैंग्वेज में या तो हम डाउनग्रेड हो रहे हैं या किसी ने हम लोगों को क्रिटिसाइज किया उसको हैंडल करना मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये है क्योंकि बहुत से हमारे लिसनर्स जो handle- देखिए, पॉडकास्ट उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इग्नोर करिए, और अपने जो पॉजिटिव का काम है उसके ऊपर आप काम करते रहिए। अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ट्रू तो इग्नोर करो, उस पर ध्यान ही मत दो, सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले सर नेक्स्ट अभी जैसे आपको पता है एमपी इलेक्शंस आने वाले हैं इलेक्शंस चल रहे हैं उसके अंदर
मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, पहले एक ज़माना होता था प्रिंट मीडिया, पोस्टरबाजी, होर्डिंग में सारा चुनाव चलता था। आने वाले इस चुनाव के अंदर सोशल मीडिया का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया का रोल मीडिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पहले लोग इंतजार करते थे कि 9 बजे, पहले देखो एक समय था लोग पूरा दिन 24 घंटे इंतजार करते थे न्यूज़पेपर आएगी और हम उसको पढ़ेंगे। हुँ, उसके बाद एक ज़माना आया कि 9 बजे एक टीवी पे शो आता था आज तक का, डीडी मेट्रो पे। तो लोग बिल्कुल, इंतजार बिल्कुल। करते करेक्ट, थे 9 करेक्ट। बजे न्यूज़ आएगी, हम उसको सुनेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे को याद उसके बाद चैनल्स चालू हुए, चैनल्स में भी हुआ कि हर घंटे नया बुलेटिन आएगा, हम उसको सुनेंगे। और अब सोशल मीडिया के माध्यम से तो 1 सेकंड के अंदर आपके पास न्यूज़ आ जाती है। कई बारी तो ऐसा है कि मीडिया भी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट होता है कि वहाँ से उनको पता लगता है कि रशिया के अंदर क्या घटना हुई। ट्रू। ट्रू, ट्रू। तो आप मैक्सिमम जो आज की डेट में मीडिया की भी खबरें देखेंगे, वो यही देखेंगे कि वो सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट है और सोशल मीडिया से उठा के वो उल्टा उसको चला रहे हैं। और मोस्टली बड़ी जल्दी वायरल भी हो रही है वो सारी और सबसे चीज़ें। बड़ी बात ये है कि आज से 7-8 साल, 10 साल पहले ये लुटियंस के अंदर बैठ के कुछ लोग तय करते थे कि आज देश के अंदर क्या एजेंडा चलाया जाएगा। आज वो खत्म हो गया है। कुछ लोग सिर्फ ये डिसाइड नहीं करती है देश के अंदर क्या एजेंडा चलेगा, देश की जनता डिसाइड करती है कि देश के अंदर क्या एजेंडा चलेगा। अगर बंगाल के अंदर हिंदू विरोधी दंगे होते हैं और अगर मीडिया उसको नहीं दिखाता तो सोशल मीडिया उन पे प्रेशर क्रिएट करता है, उनको वो दिखाना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सी घटनाएं आपने देखी होगी। मैंने एक एग्जांपल दिया बंगाल की घटना को, लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया वो नैरेटिव तय करता है जो आज से 10 साल पहले मीडिया तय किया करता था। ट्रू। True. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बट मीडिया के अंदर आप अब देखिए कि जिस तरीके से मीडिया के अंदर भी जब बात होती है, बहुत से लोगों का, बहुत सी, मैं अगर ऑपोज़िशन पार्टीज़ का बात करूँ तो उनका कहना है कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं, वो तो अपनी बात खुल के रख देते हैं सोशल मीडिया पे, बट जब हम रखना चाहें, तो हमें हमारी बात को दबा दिया जाता है। ऐसे बहुत से लोग, कुछ दोस्त हैं, कुछ लीडर्स हैं, सबका मोस्टली ये कहना है। लेकिन इसमें उनको कितनी सोशल सच्चाई है? सोशल मीडिया तो ओपन प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। जिस रवीश कुमार को एनडीटीवी से निकाल दिया गया वो भी अपना कर रहे हैं, अजीत अंजुम भी हुँ। कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने इसलिए नाम लिया इनका कि जो हमारे क्रिटिसाइज जो हमें करते हैं वो भी तो कर रहे हैं, किसने उनको रोका है। तो सोशल मीडिया तो ओपन प्लेटफॉर्म है। आप का जो हो, अगर कोई कहता है कि अब उन पे वहां भी अगर उनको नहीं किया जा रहा, तो मुझे लगता है कि फिर उनको अंदर अपने झांकना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप सही कह रहे सोशल हैं। मीडिया आज की डेट में इतना रिस्पॉन्सिबल हो गया है कि मुझे एक इंसिडेंट याद है जिसमें अ, बग्गा जी ने एक शायद कुछ ट्वीट किया था या कोई स्टेटमेंट करी थी जिसमें वो पंजाब अरेस्ट वाला जो कुछ ओह! वो एग्ज़ैक्टली, वो एग्ज़ैक्टली, एक हाँ। एक वो इंसिडेंट था। दैट वाज़ वो ऑल्सो जानना चाहेंगे सर वो क्या था जिसमें रातों रात इसमें पंजाब सोशल पुलिस। मीडिया का हाँ जी। रोल डायरेक्ट नहीं था। हम्म, केजरीवाल ने जब कहा कि हमने कहा, जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई, हमने कहा कि ये आज़ादी के बाद देश के अंदर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। हुँ, 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 हुँ। मतलब अपने ही देश में आज़ादी के बाद 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के आना पड़ा। उसके ऊपर पहली बार एक फिल्म बनी है, लोगों को उस दर्द का पता लग रहा है कि किस तरीके से हमारे देश में, और इस तरह की फिल्में बनना जरूरी है, इस तरह की कहानियां आनी जरूरी है ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो, लोगों को सीख मिले। तो हमने ये कहा कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों से कि आप इसके ऊपर आपको टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसे से उसको देख हुँ, सकें। हुँ, हुँ। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी है, उनकी मर्जी है कि वो उसको माफ़ करते नहीं करते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उन्होंने जो कहा कि ये झूठी कहानी है और मखौल उड़ाया, हुँ। तो हमने उसके खिलाफ केजरीवाल जी का घर के बाहर प्रोटेस्ट किया और हमने ये कहा कि हम केजरीवाल जी को, मैंने कहा कि मतलब हम केजरीवाल को जीने नहीं देंगे जब तक केजरीवाल माफ़ी नहीं मांगते हैं, और हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हम उनको माफ़ी मांगने पे मजबूर नहीं कर देते हैं। ठीक है। मुझे नहीं लगता इस स्टेटमेंट में कुछ गलत था। ये स्टेटमेंट तो अच्छा। दिस इज़ अ वेरी तो सिंपल स्टेटमेंट, हाँ। आगे का पीछे का काट के सोशल मीडिया पे मेरी एक क्लिप वायरल कर दी गई कि हुँ। हम केजरीवाल को जीने नहीं देंगे, ओके। और मेरे पे केस लगा दिया कि मैंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। ओह माय गॉड! तो ये इतनी सी एक छोटी-सी लाइन से ही इतना बड़ा चला गया, हाँ। एंड दे और केम एट योर प्लेस, एंड फिर वो सब क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ, बिकॉज़ मेरे को इसका। उसके बाद ऐसा है कि मैं कोर्ट में गया, जब मेरे पे एफआईआर हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये जो मामला है इस हुँ, पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ओके। तो आप इस पे इनको नोटिस भेजिए, क्योंकि कोई भी केस जिसमें 5 साल से कम की सजा होती है डायरेक्ट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, आपको नोटिस भेजना पड़ता है। हुँ, उन्होंने हुँ। नोटिस भेजा, जो मेरी वहाँ पे
वकील थे, वकील जी। वहां पे गए, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने मुझे कहा कि इन्होंने अच्छा क्या किया। वहां पे कोर्ट ने कहा कि आपने इन पे एफआईआर क्यों की। ओके। बोलने वाला व्यक्ति दिल्ली का, जिसके खिलाफ बोला गया वो दिल्ली का, जहां पे बोला गया वो दिल्ली, तो पंजाब में एफआईआर कैसे हो सकती है। एग्जैक्टली। तो इन्होंने ये कहा कि जो इन्होंने बोला है उसका दुष्प्रभाव पंजाब में पड़ा है और पंजाब में दंगे जैसे माहौल हो सकते हैं। तो 3-4 एफआईआर मेरे खिलाफ अलग अलग पंजाब में कंप्लेंट्स डाल दी गई, ओके। अलग अलग थानों में, अलग अलग जिलों में। तो ये और उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी बना दी है इन सब मामलों की जांच करने के लिए, इसलिए हम ओके। चाहते हैं यहाँ पे केस हो। ये एक तरीके से तो स्टेट की मेरे पावर को मेरे भी। वकील ने कहा कि आप वहां जाएंगे हम्म। तो अगर आपको एक केस में छूट भी देती है, जो 3-4 कंप्लेन उन्होंने और डाल दिया है उसमें एफआईआर कन्वर्ट कर देंगे, फिर उसमें छूटेंगे, तीसरे में डाल देंगे, तो अब मत जाना, हमारे वकील जाके वो जवाब देंगे। ओके। ओके। तो आते थे, हम वकील के द्वारा जवाब भेज देते थे, वकील साहब जाते थे। ओके। उसके बाद जब ये इनको लगा एक बार कि शुक्रवार छुट्टी थी, 3-4 छुट्टियां एक साथ थी, तो ये आए और वही नोटिस देने के बहाने की नोटिस साइन कर लो। 2-3 लोग जो घर पे आते थे आए, और जब मैंने साइन किया उसको तो मतलब मैंने कहा नोटिस दीजिए, तो एक आदमी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला लगभग 30-40 लोग पुलिस वाले अंदर आ गए और अच्छा। 8-10 गाड़ियों के साथ तो आए और अरेस्ट करके, बाकी तो उसके बाद सब लोगों ने टीवी बाकी तो न्यूज में हाँ। वी सॉ एवरीथिंग। जी। बट मैंने कमाल है, देखा- एक छोटी सी लाइन को इतना ज्यादा उन्होंने मिस इंटरप्रेट कर दिया। एंड आई नहीं, एक गेस छोटी सी लाइन नहीं, देखो ये तो पिछला जो उनका गुस्सा था जिस तरीके से अब ट्विटर का आपका हाँ, तो मतलब। वो उनको एक बहाना मिल गया, और नई नई सत्ता आई थी तो कहते हैं ना, नया बंदर, कुछ ऐसे कहते हैं नहीं, उस बंदर को मिल गया उस तरह। बिल्कुल। मतलब एक तरीके से स्टेट की पावर मिसयूज शायद बिल्कुल, करी, बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल, कहना है। बिल्कुल। ओके। ओके सर। और मेरे खिलाफ नहीं, और अन्य लोगों के खिलाफ, मेरे अलावा उस समय आपको ध्यान होगा डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर की गई, अलका लांबा के खिलाफ एफआईआर की गई। अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर है जम्मू से, निखिल, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, उनको उठा भी लिया गया, वो तो जम्मू पुलिस ने रोक लिया बॉर्डर पे। रीजन बीइंग। हाँ, एक पत्रकार को अरेस्ट किया गया। क्या रीजन? निखिल ने क्या कहा, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है उसके बाहर कुछ शाम के टाइम के बाद प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह खड़ी हो जाती हैं। ओके। तो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक हब बनता जा रहा है इस पॉर्न और ये सारी चीजों का। ओके। ओके। तो जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के जो वो है मतलब जिनकी है वो आम आदमी पार्टी के सांसद है। अच्छा। अच्छा। उन्होंने एफआईआर करके उसको, भाई सब कुछ वीडियो के सामने है, आप उसको ठीक करो ना, आपकी पुलिस है, आप सांसद है, आपकी पुलिस है, आप उसको ठीक करो। बिल्कुल। आप उस आदमी को उठाने के लिए भेज देते हो। दिल्ली में एक पत्रकार थे जो मेरठ जा रहे थे, वो जब वहां पहुंचे अपना मेरठ अपनी वाइफ के साथ, उनको वहां वो गाड़ी से उतरे, पत्नी थी वहां पे, उनको उठा के ले गए। उन्होंने क्या कहा था, एक एक्सपोज किया था कि केजरीवाल के घर के अंदर जो मशीनें हैं, जो क्या कहते हैं उसको, जो रनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ट्रेडमिल्स, तो वो जो ट्रेडमिल है वो उन्होंने ये कहा कि ये किराए से आती है, उसका 10 लाख रुपए महीने का किराया है ट्रेडमिल का। हाँ। और 5 या 6 ट्रेडमिल इन्होंने किराए पे ली हुई है, ओके। और जिस कंपनी से ली हुई है वो अरविंद केजरीवाल के बेटे की। तो ये उन्होंने एक्सपोज किया था, आपने उसके खिलाफ एफआईआर करके उनको उठवा लिया, उनकी पत्नी पीछे से चिल्ला रही है, आप उनको उठा के ले गए। तो ये केजरीवाल का ये दिखाता है कि तानाशाही वाला रवैया है, और इनको देख के आपको इंदिरा गांधी का आपातकाल याद आता होगा। सर वही बात है कि ये बातें कभी कभी इतनी गहरी भी हो जाती हैं, क्योंकि जो देश में घट रहा है, देखिए अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो कहना है, आपका एक नज़रिया अलग है, ऑपोजिशन वाले कुछ और बोलते हैं। मैं स्ट्रेट अवे आपसे कुछ थोड़ा सा एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में ऐसी कौन सी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करी है जो कि सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुकी है? सबसे पहले तो एक नैरेटिव है। 2012-13 में देश के अंदर जब भी हम अखबार खोलते थे एक स्कैम नजर आता था, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो अगस्ता हो, चाहे आदर्श हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे वो CWG हो। तो आप जब भी अखबार खोलते थे आपको मतलब 1 लाख 2 लाख करोड़ तो एक ऐसी फिगर बन गई थी कि कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। मोदी जी ने एक नारा दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उन्होंने आए, सत्ता में आए,
और आज पिछले 10 साल में मोदी जी पे जो भी आरोप वो लगाए, लेकिन भ्रष्टाचार का एक भी आरोप वो नहीं लगा पाए। ये कह देते हैं इनका सूट महंगा है, मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पढ़ना नहीं आता है, मोदी जी दिन में 3-4 कुर्ते बदलते हैं। तो मतलब इस तरह के बचकाने आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी ऐसा आरोप वो मोदी जी पे आज तक भ्रष्टाचार का नहीं लगा पाए। सबसे पहले तो ये। उसके बाद 2013-14 से पहले देश के अंदर एक नैरेटिव था कि युवा सोचता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, अब हम अपना पढ़ाई करेंगे और विदेश चले जाएंगे। मोस्टली उन्होंने एक नैरेटिव ये बदला कि आज युवा ये सोचता है कि मुझे इस देश के अंदर स्टार्टअप बनाना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है और मुझे नौकरी देनी है। और इस देश के अंदर स्टार्टअप इंडिया आया, मुद्रा योजना आया, जी 13 करोड़ लोगों को आप सोचो मुद्रा लोन दिया गया। तो छोटा या बड़ा, जिनका ये मजाक उड़ाते हैं कि ये कोई बिजनेस है या कुछ है, बीच में मेरे को ध्यान है हम्म कि मैं 2015-16 की बात है शायद, मैं वाराणसी जा रहा था, तो मेरे साथ उस समय ओला नई नई चालू हुई थी। ओके तो मेरे साथ ड्राइवर था, मैंने उसको बोला कि भैया आप ये पहले क्या करते थे, क्योंकि जब ओला नहीं चालू हुई थी तो पहले तो ओला चलाता नहीं होगा। जी 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 तो मैंने उससे पूछा भैया क्या कमा लेते हैं आप, तो उसने बोला जी मैंने गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे ली है। कैसे ली मैंने पूछा, तो उसने बोला कि मैंने मुद्रा योजना से मुझे 1 लाख रुपए लोन मिला और वो मैंने डाउन पेमेंट दे दी, ओके और उसके बाद मेरा जो 10-12 हजार रुपये महीने की किस्त है वो मैं अपनी कमाई से निकालता। तो मैंने बोला कि आपका मतलब क्या कमाई हो जाती है, तो उसने कहा कि मैं 20 से 1 हजार रुपये महीने का, 20-25 हजार रुपये मैं कमा लेता हूँ, 25 की भी, ये 15 की बात है। और रात को मैं ये गाड़ी किराए पे दे देता हूँ ओके किसी और को चलाने के लिए, जो मुझे 400-500 रुपये किराया दे देता है रोज का जब भी लेके जाता है। तो मतलब 20 ये और 15। मैंने कहा भैया इससे पहले क्या करते थे, उसने बोला पहले मैं ड्राइवर था और 7 हजार की नौकरी ड्राइवर की करता था। तो जो व्यक्ति 7 हजार की नौकरी करता था वो 35 हजार रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति को रोजगार भी दे रहे हैं। क्या वो सोच सकता था 7 हजार की ड्राइवर नौकरी करने वाला कि मैं कभी इस देश के अंदर रोजगार भी उत्पन्न करूंगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसने एक रोजगार उत्पन्न किया। बिल्कुल बिल्कुल और उसकी जो आज तक किसी और की गाड़ी चलाता था, आज उसकी अपनी गाड़ी है। बिल्कुल सर बिल्कुल तो कहने का मतलब ये है कि एक लोगों की सोच बदली। बिल्कुल बदली एक है ऐसे ही हमारे घर पे जो मेड आती थी, उनकी बेटी ब्यूटी पार्लर में जॉब करती थी और ब्यूटी पार्लर में 3,000-4,000 उस समय तनख्वाहें मिला करती थी। उसने 60 हजार रुपये मुद्रा लोन लेके अपना ब्यूटी पार्लर चालू किया, और उनके उस समय उन्होंने बताया 16-17 की बात है कि वो 15-16 हजार रुपये उसने एक लड़की साथ में हेल्पर रखी हुई है, उसको 4-5 हजार रुपये जो उनको मिलता था वो उसको देती है, और उसने खुद ये 14-15 हजार रुपये कमा रही है, सारा रेंट निकाल के, खर्चे निकाल के, सब निकाल के। तो कहने का मतलब ये है जो कल तक नौकरी करता था वो नौकरी देने वाला बन गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अगर आप देश के अंदर स्टार्टअप्स की बात करें, देश के अंदर पहले एक था कि हम अपना नौकरी पढ़ाई करेंगे, नौकरी ढूंढेंगे। देश ने स्टार्टअप्स बनाए और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमने कोविड के अंदर बनाए। ट्रू बिल्कुल ऑनलाइन बिजनेस एंड ऑल तो सारी सबसे बड़ी बात यह है कि हम्म। देश के अंदर नैरेटिव बदला, और अब देश, जो देश ये कहता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, आज वो देश ये सोचने लग पड़ा है कि अब 2047 तक विकसित भारत बनेगा। सबसे बड़ी सोच ये बदली। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल स्टार्टअप्स की जहां तक बात करें तो सर वो तो मैं भी एग्री करूंगा, बहुत सारी नहीं चीजें देखिए, ऐसा है जब कंपनीज हैं आप हताश होते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जब आपके दिमाग में एक आशा होती है तो होप होती है कि हाँ भाई अब तो आ गए, अब तो रास्ता मिल गया, अब तो मंजिल आ गई, तो आपके काम आसान हो जाते हैं क्योंकि आप एनर्जी के साथ उसमें लगते हैं। जो देश ये सोचता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हमने बाहर जाना है, काम करना है, वो ये देश सिर्फ ये कहने लग पड़ा कि अब हम विकसित भारत बनने वाले हैं। तो यही सबसे बड़े मोदी जी की जीत है। मतलब एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम जनता को दिया मोदी जी ने, और साथ में बिजनेस करने की, जॉब्स करने की, नई जॉब्स क्रिएट करने का भी जो एक नाम दिया, एक अपॉर्चुनिटीज दी, वो मिली। ट्रू बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ये चीजें। लेकिन सर विकसित भारत से मेरे को एक चीज बोलनी है कि ऑपोजिशन तो सर ये कह रहा है कि अब आने वाले एमपी के चुनाव में, जैसे अभी हाल ही में राम मंदिर
हमारी जय श्री राम तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। तो वो कहते हैं जी बीजेपी वाले तो जाति और धर्म के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो कुछ हो ही नहीं। इस पे क्या कहना है सर? सबसे ज्यादा आईआईटी अगर आप देखेंगे पिछले 70 साल में कितने बने और मोदी जी के शासनकाल में कितने बने, तो आपको मोदी जी का शासनकाल बड़ा दिखाई देगा जी। सबसे ज्यादा एम्स की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछले 70 साल में जितने बने और मोदी जी के शासनकाल की, तो मोदी जी का पलड़ा आपको ज्यादा भारी दिखाई देगा। सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक्स की अगर आप बात करेंगे तो पिछले 70 साल की जो स्पीड थी और आज की अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं नजर आएंगे। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो मोदी जी के शासनकाल में हुआ। और जहां तक ये राम मंदिर की बात करते हैं, क्यों नहीं बनना चाहिए राम मंदिर? 550 साल से इस देश के 100 करोड़ हिंदू ये कहते थे कि जहाँ भगवान, जिस देश की पहचान ही भगवान राम से है जी या भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो क्यों नहीं बनना चाहिए? जी जी तो मोदी जी ने मंदिर भी बनाया और मोदी जी ने एम्स भी बनाए, बिल्कुल मोदी जी ने सड़क भी बनाई और मोदी जी ने जल मार्ग भी बनाए, हम्म, मोदी जी ने देश के अंदर देश को रोजगार भी दिया और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी बढ़ाया। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तभी इस प्रकार की बेकार की बातें करता है। और जहां तक ये धर्म की बात, तो मुझे लगता है इनको करनी ही नहीं चाहिए। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है और वो ये बात करे, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा ढोंगी कोई हो नहीं सकता। जी सर, आने वाले इस एमपी चुनावों के अंदर, हम्म, इन इलेक्शंस के अंदर आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक निकल के आया है, इंडिया अलायंस। इंडिया इंडिया अलायंस। हम्म, तो ये इंडिया का लास्ट वर्ड क्या है? इंडिया अलायंस, इंडिया का लास्ट वर्ड क्या है? मेरे को सर, मैं तो बस इंडी नहीं, इंडिया का लास्ट वर्ड क्या है? ए ए ए से क्या है? ए इज फॉर अलायंस। अलायंस। तो दो मिनट थोड़ी अलायंस बोलोगे आप। बिल्कुल सर, तो ये जो इंडिया अलायंस है, बेसिकली इज दिस इलेक्शन मोदी वर्सेस इंडिया अलायंस, और इट इज लाइक इलेक्शन होना चाहिए अच्छा, वो लड़ रहे हैं डेवलपमेंट के क्या ऊपर। वो कह इलेक्शन? रहे जी वो अभी तो वो आपस में लड़ रहे हैं अभी तो आपस में कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। आज वो शिवसेना वालों ने अपनी सीटें घोषित कर दी, संजय निरुपम कह रहे हैं कि भैया ये क्या हो गया। तो पहले वो आपस में तो लड़ लें। मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी जी के सामने इस पर लड़ रहा है। आपका मतलब कि उनका पीएम कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं होगा कि कौन है, कैंडिडेट चेहरा ही करेंगे कौन है। बेचारे, करेंगे क्यों? वो तो ऐसा ना, वो खुद ही नहीं करना चाह रहे कि वो कहते हैं यार इसको कर दो, इसको कर दो, क्योंकि उनको पता है कोई बनना तो है नहीं, तो क्यों बदनामी लेनी है। कल को ये कहेंगे ना कि यार राहुल गांधी को किया था इसलिए हार गए, केजरीवाल को किया था इसलिए हार गए, तो वो तो खुद ही नहीं कह रहे भैया इसको बना दो यार, सर, मार का आपने फेरा इसमें अभी बांध दो। केजरीवाल जी की बात करी है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा प्रश्न मैं- उठ के आ गया है। मैं सर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन हाँ प्लीज पूछना प्लीज चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। एमपी चुनाव से पहले, ठीक पहले, हम्म, अ, किसी भी एक पार्टी का एक सीएम, एक स्टेट का सीएम अरेस्ट हो जाता है, मतलब ये क्या पोर्ट्रे करता है और ये क्या? कुछ नहीं पोर्ट्रे करता है। अगर आप ये ठीक भ्रष्टाचार है। करोगे तो आप जेल में जाओगे, चाहे आप सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे कोई भी हो, आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार अगर आप करोगे, देश के जो नागरिकों के टैक्स का पैसा, खून पसीने का पैसा अगर आप चोरी करोगे, तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। कांग्रेस वालों का भी एक और बयान आया कि हमारे अभी कुछ लाइक एमपी के चुनाव से पहले हमारे सारे बैंक अकाउंट सीज हो गए, हमारे पास रेलवे टिकट खरीदने के पैसे नहीं है, हमारा एक नेता एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकता। व्हाट इज दिस? ये क्या सीजर है ऑफ ये देखिए, अकाउंट्स एंड उसमें ऑल? इनकम टैक्स ने उनको नोटिस भेजा, 4 साल से नोटिस भेज रहा था। मैं तो कहता हूँ कि इनकम टैक्स ने गलत किया। क्या किसी आम आदमी को 4 साल कभी इनकम टैक्स नोटिस भेजता है? उन पर तो और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए थी। 4 साल उनको समय दे दिया, ये भी ज़्यादा दिया है। इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिए, नोटिस पे नोटिस दिए, भैया ये जो 250 करोड़ है इसका हिसाब दो। कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उसके बाद वो कार्रवाई की गई। आप उन नोटिसों का अगर जवाब दे देते, आप बताइए आपने क्यों नहीं जवाब दिया, आपको तो ये बताना चाहिए। जी वो कहते हैं कि अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके एक लीडर कह रहे हैं कि कोई 14 लाख का कोई इनका इशू था पहले का, काफी टाइम से चलता आ रहा था, उसके तहत उन्होंने हमारी 250 करोड़ का अकाउंट देखिए, मुझे लगता है ये जवाब इनको इनकम टैक्स को देना चाहिए, और अगर इनको लगता है कि इनकम टैक्स ने इनके साथ गलत किया है, तो ये जवाब इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए। जी बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। और ये तो देश के लिए हर्ष की बात है कि जिस पार्टी ने इस देश को 70 साल लूटा, आज मोदी जी के शासनकाल में उनके पास टिकट के पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है देश को खुश होना चाहिए। दिल्ली चुनाव के अंदर सर जो
हम देख रहे हैं कि लाइक आउट ऑफ 7 6 सीट्स को रिप्लेस कर दिया गया है, एक सीट रिटेन करी गई है, ब्रिंगिंग अप न्यू फेसेस फॉर द एमपी इलेक्शंस, लाइक इज इट गोइंग टू बेनिफिट द पार्टी? ये देखिए, ये चलता रहता है, पार्टी हमेशा नए नए प्रयोग करती है और उसी के अंदर एक प्रयोग है, और पार्टी ये देखती है कि हमेशा नए लोगों को मौका मिले, युवाओं को मौका मिले, इस तरीके से पार्टी ने उसका प्रयोग किया। एक नया एक नारा सामने आया है कि अब की बार 400 पार, तो ये कितना एक्यूरेट है? 100% एक्यूरेट है, और मोदी जी के नेतृत्व में आपको 100% 400 से ज़्यादा सीटें जो एनडीए जीतेगा, और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से ज़्यादा जीतेगी, और इस देश के अंदर जो हमने सपने मर गए थे युवाओं के, उन सपनों को पूरा करने का काम अगले 5 साल के अंदर होगा, आप ये देखेंगे। एक सवाल मेरे को भी आ रहा है भगत जी, आप भी उत्तराखंड एमपी चुनाव के इंचार्ज है, तो वहाँ पे अभी क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मुद्दों पे है या फिर डेवलपमेंट में है या देखिए, पहले काम किया है? देश भर में एक ही मुद्दा है, जी। नरेंद्र मोदी वर्सेस जो मोदी विरोधी। अच्छा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर हमारी सरकार ने काम किया है, उन काम को लोगों ने देखा है, और लोग आंखें बंद करके मोदी जी को वोट देंगे। और मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस देश को 70 साल तक लूटा, 70 साल तक इस देश के अंदर घोटाले किए, उन लोगों को अगले 70 साल तो सत्ता नहीं मिलती दिख रही, मुझे ऐसा लगता है। जी। सर जैसे कि अभी हम न्यू फेसेस की बात कर रहे थे, मंडी से एक नए कैंडिडेट आए हैं कंगना रनौत जी, उनके ऊपर अभी रिसेंटली जो सुप्रिया श्रीनाथे हैं कांग्रेस की चेयरपर्सन, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक फोटो डाली और उस पे लिखा कि मंडी में क्या भाव है बताएगा कोई। व्हाट काइंड ऑफ रिमार्क्स आर दीस, एंड आप इसको देखिए, कैसे कांग्रेस की लेते हैं? संस्कृति है, और मैं कहना चाहता हूँ, जब आप हार के कगार पे होते हैं, जब आप हताश हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, तो एक खींच आपको मचती है कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो ये उसी खींच का नतीजा है जिस तरीके से रिमार्क्स आ रहे हैं। और मैं तो उनको कह चुका हूँ ट्वीट करके भी कि आप 2024 की मणिशंकर अय्यर अवार्ड आपको दिया जाता है। तो But- 2014 में जो काम कांग्रेस के लिए मणिशंकर अय्यर जी ने किया था, 2024 में वो काम सुप्रिया जी ने कर दिया है, उनको मणिशंकर अय्यर अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए। तो ऑन एंड ऑल अगर देखा जाए तो यू मीन टू से कि कांग्रेस हार की कगार पे है, इसलिए वो ऐसे कमेंट्स कर रही है, 100% वो आपको उनके बयानों में, उनकी स्टेटमेंट्स में आपको दिख रहा होगा। और हमारा जो 400 पार का लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार चौथी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। वाह, ग्रेट। सर ये जो बातें हैं, चलो पॉलिटिकल बातें तो हमारी इस पॉडकास्ट में चलती रही, एक छोटा सा हमारा लास्ट सवाल। इस जो मान सम्मान एक छोटा सा हमारे शो के अंदर एक छोटा सा, एक बड़ा ही लाइट सा एक यस और नो का एक पैटर्न है, जिसमें 4-5 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, 4-5 क्वेश्चंस राहुल आपसे पूछेगा, फायर राउंड है बस, छोटा सा। फटाफट। क्या बग्गा जी की फेवरेट हॉबी कुकिंग है? नहीं। नहीं। ओके, क्या हम फर्दर फ्यूचर में बग्गा जी को किसी रियलिटी शो में देख सकते हैं? पता नहीं। ठीक है, आपका फेवरेट फूड बिरयानी, पिज्जा या छोले भटूरे? बिरयानी। ग्रेट। क्या किसी भी डिबेट में कुछ ऐसा हुआ है कभी कि आपका मन करे कि इस सामने वाले बंदे को मैं थप्पड़ मार दूं? नो कमेंट्स। ओके ओके ओके। क्या तजिंदर बग्गा ने कभी कोई ट्वीट करके उसको कभी डिलीट किया है? हाँ। ओके ओके ओके, आई एम डन विद इट। ओके, गो विद राहुल नाउ। लेट्स गो। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, क्या तेजिंदर बग्गा जी की शादी होने वाली है इस साल? नहीं। नहीं। ओके। क्या तेजिंदर बग्गा जी एथिस्ट है? नहीं। ओके। एंड क्या तेजिंदर बग्गा जी 2025 के जो दिल्ली का चुनाव होगा उसमें क्या सीएम फेस बन सकते? नहीं। ओके। क्या तेजिंदर बग्गा जी ने कभी किसी की फोन कॉल्स अवॉइड करे या इग्नोर करे? हाँ। करे। तेरी करेगी, मेरे को लग रहा है कि अब इसकी होगी। अच्छा, ओके, लास्ट क्वेश्चन। क्या बग्गा जी को कभी किसी और पार्टी के किसी भी सदस्य ने कभी आके अप्रोच किया है कि हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए? हाँ। किया है। ये सब आपको, जैसे आपने पता कर लिया राहुल जी, तो इससे आपको क्या हासिल हुआ? पहले तो मेरे को ये बताओ। नहीं सर, ये बट सब चलो बातों की बातें हैं। rapid
फायर होगा। इट वाज ग्रेट बग्गा जी, थैंक यू सो मच Thank you हमारे so शो हमारे में channel आने पे के आए। लिए। थैंक Thank यू you so एंड much. वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी ग्लैड कि हमने आपके साथ एक बड़ा ही इतनी हैवी बातें करी बहुत ही लाइटर नोट पे, जी। तो बहुत अच्छा लगा। एंड फर्दर नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर आपसे फिर से मिलना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वी आर ग्लैड टू होस्ट यू टुडे। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक्स अ लॉट।